Recording मैंने. Okay. So let's get started with the lecture. Can you see the screen? No, sir. अब बताना भाई. No, sir. अब तो दिख रहा होगा. Yes, sir. अच्छा जी. चलिए जी. सही. Yes. विजिबल है. Yes, sir. अच्छा जी. ठीक है जनाब. इसको किया पेन, इसको किया ये. अच्छा, थोड़ा सा मोबाइल की जो ओरिएंटेशन है ना, वो टेढ़ी हो गई. क्यों? क्योंकि मेरा स्टैंड खराब हो चुका है. ये मैं कल जाके नया स्टैंड भी लेता हूँ. बच्चों ने ये खराब कर दिया है. तो खैर चलो स्टार्ट करते हैं यार. द कोर्स इज ऑल अबाउट नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल. सो नेविगेशन, guidance and control. So anybody can tell me what is navigation? Anybody? कोई ना कोई. यार किसी भी नेविगेशन चीज के को बारे में तो कुछ नेविगेट करना। नहीं. नेविगेशन का मतलब क्या है? यार आपसे कोई एक बंदा आता है, अरे यार मुझे रजी साहब के घर पे जाना है. ये कौन बोल रहा है? कौन? मास खान. मास खान से किसी बंदे ने आके पूछा भाई रजी साहब के घर जाना है, तो मास खान किस तरीके से उस बंदे को डायरेक्शन देगा? चंद कदम के फासले पर राइट में मुड़ जाना. दो घर छोड़ के एक और आपको गली दिखेगी, वहां से लेफ्ट मुड़ जाना. उसके बाद 5 मकान के बाद रजी साहब का एक मकान आता है. तो जस्ट सिंपली अ वॉक एग्जाम्पल. लेकिन अगर यही चीज, ये जो चीज अभी आई गई है, ये जो मैंने चीज बताई है, दैट्स कॉल्ड गाइडेंस. आपको एक एक्सटर्नल गाइडेंस मिल गई जिससे आपने एक घर का पता लगा लिया. अब नेविगेशन बेसिकली है क्या? नोइंग योर पोजीशन. अपनी पोजीशन जानने का जो नाम है, दैट इज योर नेविगेशन. आप जहां पर है वो पोजीशन अगर आपको पता है, तो आप बाआसानी, अगर आपको डायरेक्शंस पता है तो बाआसानी आप किसी दूसरे पॉइंट की तरफ आराम से जा सकोगे. पहले मुझे ये बताओ, अभी तक कितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ तक मौजूद हैं? 7 है सर. तो खैर, so navigation is what?
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बताइएगा भाई, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर, अब आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। सो गाइडेंस इज व्हाट? एक्सटर्नल एड गिवन टू यू to reach destination. And in control is what? जो आपके पास कंट्रोल है। लेट सपोज अगर आपके पास एक कार मौजूद है और आपको किसी जगह पर जाना है, तो उस कार के साथ जो कंट्रोल मुंसलिक है वो बेसिकली कंट्रोल है। सो कंट्रोल इज व्हाट? लाइक कंट्रोल दैट यू हैव लर्न बिफोर। ठीक है। अगर इसी कंट्रोल ये तो या तो फिर हमारे पास मैनुअल हो सकता है, या ये क्या हो सकता है? ऑटोमेटिक हो सकता है, राइट? सो दिस इज नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल। यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो पूछ सकते हैं। अलबत्ता नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल की डेफिनेशन जो होती हैं वो ऑर्डर टू ऑर्डर डिफरेंट वेरी करती हैं। सिंस मैंने जो नेविगेशन पढ़ी थी वो पार्शली सर नजीब से पढ़ी थी और कुछ मैंने सर रेहान रशीद से पढ़ी थी। सो मेरी टीचिंग स्टाइल में यू वुड फाइंड दैट कि भाई आपको दोनों का वो जो एसेंस है ना, एलिमेंट ऑफ नेविगेशन, वो मिलेगा, राइट? सो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो बुक है वो दैट इज माइक टूले की बुक, जो कि ग्रुप पर आप लोगों के साथ अदनान ने शेयर कर दी थी, राइट? तो इसके अंदर हम लोग जब बात करते हैं तो हमारे पास जितनी भी हमारे पास गाइडेंस होती है, मतलब नेविगेशन हम जो भी करते हैं इन टर्म्स ऑफ एवियोनिक्स, तो हमारे पास एक्सटर्नल जितनी भी गाइडेंस होती है वो गाइडेंस हमें किस तरीके से मिल रही होती है? वो गाइडेंस हमें मिल रही होती है थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी एलिमेंट्स कह दो, या हमारे पास इक्विपमेंट कह दो। ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास एक चीज आ जाती है दैट इज कॉल्ड दी रेडियो फ्रीक्वेंसीज। रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में मुझे कोई बता सकता है? सर वो मखसूस फ्रिक्वेंसी के बिना पर हम अपनी आवाज किसी और को पहुंचा सकें। नहीं, रेडियो फ्रीक्वेंसी एनीवन अदर? Narrow band. Very. रेडियो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो होती हैं वो एक तरह की ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक अदद उनके अंदर ट्रांसफर वेव्स होती हैं, एक अदद उनके अंदर होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, एक अदद होता है उनके अंदर मैग्नेटिक कंपोनेंट। उससे पहले मुझे बताओ ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं? ट्रांसफर वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसके अंदर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी कि ट्रांसफर वेव्स के अंदर दो चीजें होती हैं हमारे पास। क्या होती है? एक होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और एक अदद हमारे पास होती है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग, डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनेशन। ये दोनों आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। ट्रांसफर वेव्स हम उन्हें कहते हैं। ट्रांसफर वेव्स जो होती है ना, हम इन्हें देख सकते हैं ना हम इन्हें सुन सकते हैं। ठीक है। सो ये होती है हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी। बनती किस तरीके से? ये हमारे पास अगर मुझे कोई ना कोई एक रेडियो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है तो इसके लिए खास इक्विपमेंट्स तैयार दरकार होते हैं हमें। यानी कि इनको हम हासिल किस तरीके से कर सकते हैं? हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए या रेडियो वेव्स को अगर हमें चाहिए तो हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं
ऑसिलेटर इस्तेमाल करते हैं, हम इसमें मैग्नेट्रॉन इस्तेमाल करते हैं, हम इसके अंदर क्लाइस्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा और भी मजीद हम लोग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। OSC के आगे मैंने एक CMOS लिखा है, कोई मुझे इसका मतलब बताए। कंपन सेंसर सर, तो CMOS होता है जो हमने HED में पढ़ा है या FE में पढ़ा है सर। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ शोएब और अरीबा यहाँ पर मौजूद है, बाकी क्या खाना खाने गए हैं? चलो खैर, मैं जब तुम लोगों से पूछता हूँ तुम लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आता और टाइम वेस्ट होता है, सो अभी विदाउट द फर्दर डिले और मजीद पढ़ते हैं। ऑसिलेटर जो होता है बेसिकली रेडियो वेव्स को जनरेट करता है। सीमॉस जो होता है बेसिकली, सीमॉस एक तरह का प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एनमॉस और पीमॉस को एक ही वेफर के ऊपर फैब्रिकेट करते हैं। हमारे पास कुछ ऑसिलेटर्स होते हैं जो कि एक सिंगल चिप ऑसिलेटर्स होते हैं। जो सिंगल चिप ऑसिलेटर होते हैं वो सीमॉस ऑसिलेटर्स कहलाते हैं, जिनकी मदद से आप रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं। मैग्नेट्रॉन जो होता है ये खास किस्म का इक्विपमेंट होता है, इसके अंदर एक तरह का ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, एक खास किस्म की इसकी स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिकली आपके माइक्रोवेव्स के अंदर जो आप अपना खाना गर्म करते हैं तो उसमें एक माइक्रोवेव जनरेटर लगा हुआ होता है जिसको रेडियो वेव जनरेटर भी कहते हैं, वो बेसिकली मैग्नेट्रॉन होता है। क्लाइस्ट्रॉन जो होता है ये भी एक खास तरह का हमारे पास RF वेव जनरेटर कहलाता है, पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था। ये CRT बेस्ड, ये कैथोड रे ट्यूब और इंडक्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन की मदद से क्लाइस्ट्रॉन बनता था। ये अब इस्तेमाल नहीं होता। मैग्नेट्रॉन बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होता है और ऑसिलेटर इस्तेमाल होता है। ये जो मैग्नेट्रॉन होता है ये बहुत पावरफुल होता है, जबकि जो हमारे पास सीमोस ऑसिलेटर होते हैं ये वेरी लो पावर होते हैं। ठीक है जी। सो ये तो था हमारे पास रेडियो वेव्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास जो ट्रांसफर वेव्स होती हैं यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, या जिनको हम लोग, इनका जो दूसरा नाम होता है वो कहलाता है RF वेव्स। सो ये जो RF वेव्स होती हैं इनकी हमारे पास फ्रिक्वेंसीज होती हैं। RF वेव की हमारे पास क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है इसकी कोई ना कोई। अब इनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो हम लोग मेजर करते हैं किसमें, हर्ट्ज में, या तो फिर किलो हर्ट्ज में, या तो हम लोग करते हैं मेगा हर्ट्ज में, या तो फिर हम लोग करते हैं गीगा हर्ट्ज में। और अब मिलिट्री एडवांस रिसर्चेस के अंदर टेरा हर्ट्ज भी आ चुका है। ये आपके यहाँ आज भी आप लोग अपने ये जो लेट्स अपने आपके जो वाईफाई हैं बेसिकली वो गीगाहर्ट्ज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। वाईफाई के राउटर से आपके मोबाइल में जो सिग्नल आ रहा है वो इन टर्म्स ऑफ RF वेव आ रहा है, और वो जो सिग्नल होता है वो गीगाहर्ट्ज के अंदर होता है। और कितना होता है, इट्स ऑलमोस्ट 22.4 गीगाहर्ट्ज का एक सिग्नल होता है। मेगाहर्ट्ज जो होता है ये भी मोबाइल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। नॉर्मली जो हम मोबाइल कम्युनिकेशन करते हैं वो 1800 मेगाहर्ट्ज के ऊपर काम कर रहा होता है, जो कि कहलाता है PCS बैंड कहलाता है। और बहुत से कुछ जो FM रेडियोज होते हैं वो भी मेगाहर्ट्ज पे काम करते हैं। अब हम बात करते हैं पुराने जमाने के FM के अंदर। जब हमारे गाड़ी के अंदर रेडियो लगा हुआ है उसमें दो तरह के चैनल होते हैं, एक होता है FM चैनल, एक होता है हमारे पास AM चैनल। जो AM चैनल होता है वो बेसिकली वॉकी टॉकी के ऊपर इस्तेमाल होता है, और उनके अंदर हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ किलोहर्ट्ज की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी या RF वेव हमारे पास आ रही होती है, राइट। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पास स्पेक्ट्रम, RF वेव फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास RF वेव होती किस तरीके से है। सो RF वेव जो होती है ना, अगर ये मेरे पास ये एक तरह का, मैं आपको ये एक लाइन है, RF वेव है। अब इस RF वेव के अंदर हो क्या रहा है, एक तरह का हमारे पास क्या है, एक ये तरह कंपोनेंट है और एक ये इस तरह का कंपोनेंट है। सो ये जो मैंने थोड़ा सा आपके सामने बनाया है बेसिकली है क्या, ये कुछ इस तरीके से है। अगर मैं आपको बुक में दिखाऊं, सो बुक में आप ये नीचे देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है, एक मेरे पास RF वेव है। इस RF वेव को दिखाया गया जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास 3 एक्सेस हैं, H फील्ड, E फील्ड और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब आप गौर से देखें,
डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है हमारे पास, इस डायरेक्शन में, यानी कि ये वाली डायरेक्शन के अंदर ये ट्रेवल कर रही है और ओरिजिनेट कहां पर हो रही है, बिल्कुल वर्टिकली। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और ओरिजिनेशन के अंदर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का फर्क है, तो देन हम क्या कह सकते हैं, ये एक तरह के हमारे पास ट्रांसफर वेव्स है। इस ट्रांसफर वेव के अंदर गौर से देखें तो ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और ये जो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक कंपोनेंट है, और ये आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री हैं, यानी कि ऑर्थोगोनल है ये, राइट। जिस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास, लेट सपोज अगर ये मेरे पास ओरिएंटेशन है किसकी, इस वेव की, और उसमें ऊपर वाली चीज को हम लोग क्या कह रहे हैं, यानी कि अपवर्ड जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, और इस अपवर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल कहते हैं। सो उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो पोलराइजेशन होगी इसकी, इस वेव की, वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक वर्टिकल होगी। ये एमएनए के अंदर आप लोगों ने शायद इससे पहले पढ़ा हो। कोई सवाल किसी का? हेलो, नो सर। यस सर। कोई सवाल है किसी का भाई? ये जाने दे, जाने दे सर। जाने दे सर, जाने दे। तुम लोग भी ना बस ये टाल मटोल कर रहे हो भाई। सच सच बताओ, तुम लोगों को समझ में आ रहा है जो अब तक मैं पढ़ा चुका हूँ? जी सर। ये बेसिकली पुरानी चीजों का रिव्यू है। अब मैं एक और सवाल पूछता हूँ आप लोगों से। आप लोगों ने आरएफ में अपने एमएनए तो पढ़ लिया होगा, तो एमएनए के अंदर एक चीज होती है नियर फील्ड, कहीं पढ़ा सर एमएनए। सर मैंने नहीं पढ़ा हमने। और एक आदत होती है फार फील्ड। तुम लोगों ने एमएनए नहीं पढ़ा तो तुम लोग नेविगेशन में कैसे आ गए? पता नहीं सर। सर उन्होंने रजिस्टर कर दिया, हम लोग आ गए। नहीं सर। तो खैर सर अब अभी हम बात ऑफर ही करते हैं, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं नियर फील्ड की और फार फील्ड के अंदर। देखो, जब भी हमारे पास हम आरएफ वेव की बात करते हैं तो आरएफ वेव हमारे पास ऑसिलेटर से हमारे पास, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक अदद हमारे पास जो रेडियो होता है, आपने रेडियो देखा होगा। अभी रेडियो काम किस तरीके से करता है, रेडियो के अंदर एक अदद हमारे पास मौजूद होता है क्या, ऑसिलेटर, ठीक है। एक अदद हमारे पास होता है मैसेज, ठीक है। ये मैसेज का बॉक्स है। ये मैसेज कहाँ से आ रहा होगा, एक जब माइक लगा हुआ होगा, उस माइक क्या कर रहा होगा, उस मैसेज को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा होगा। अब ये ऑसिलेटर और ये क्या मैसेज जो है, ये आपस में एक और चीज को जाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटर कहते हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटर कहते हैं। मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, बेसिकली इस मैसेज सिग्नल को इस ऑसिलेटर के अंदर ये सुपर इम्पोज कर देता है, यानी कि एक जगह मर्ज कर देता है। अब ऑसिलेटर और मैसेज सिग्नल आपस में क्या हो चुके हैं, हमारे पास मर्ज हो चुके हैं। देन अब इसको मुझे क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। तो ट्रांसमिट करने से पहले मैं एक अदद इसमें लगाता हूँ, एक अदद पावर एम्पलीफायर, जो कि क्या करता है, इसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देता है। पावर एम्पलीफायर को हम लोग पीएबी कहते हैं। जब ये पावर एम्पलीफायर लग जाता है हमारे पास, तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसको वायरलेसली ट्रांसमिट करना है। तो रेडियो के अंदर एक चीज होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको मैंने ये इस तरीके से बनाया है, रिसीवर, रिसीवर। नहीं, ये किसका सिंबल है, ये सिंबल है मेरे पास एंटीना का। ये एक एंटीना बनाया है मैंने। एंटीने का काम क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है, एंटीना होता क्या है? सर आप रिसीव लोगों ने करना। अक्सर, नहीं, ये रिसीव भी करता है, ये Emission ट्रांसमिट भी करता है। जी। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ सेंसर। मुनज़्ज़ा आप कुछ कह रही थी जी। नहीं सर, मैं इमिशन का बोल रही थी कि इमिट इमिट करता इमिशन, है। इमिशन, इमिट करता है, इमिट, हाँ, इमिशन बिल्कुल सही है, एक तरह से आप बिल्कुल यही कह सकते हैं। उस इमिशन को जब हम लोग, इससे एक चीज निकल रही होती है, मतलब यहाँ से कोई ना एक सिग्नल निकल रहा होगा और यहाँ से निकल के बिल्कुल क्या हो जाता है, हवा में मौजूद हो जाता है, हवा में चला जाता है। सो बेसिकली इस एंटीना ने क्या कर दिया, इमिट कर दिया। सो
एंटीना, यहाँ पे मैंने एक चीज आपको बयान की कि ये एंटीना क्या चीज है। नाम आपने पहले बहुत दफा सुना है, दिखने में कुछ इस तरीके से होता है कि मैं अगर दिखाऊं, ये है, ये आप देख सकते हो मेरे पास ये एक स्क्वायर का, ये अब सही तरह से दिखेगा, ये दिख रहा है आपको, देख सकते हैं ये पीली कलर की पीसीबी है, इसके ऊपर ये कॉपर का ट्रैक और ये खास तरह का पैटर्न बना हुआ है और इसके साथ ये कनेक्टर Yes, लगा sir. हुआ है। ये बेसिकली मेरे पास क्या है, एंटीना है। ये एंटीना की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। मेरे पास ये जो एंटीना है इसकी डिफरेंट टाइप है, इसका काम क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो एंटीना, एंटीना है क्या चीज? बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रांसड्यूसर। क्या करता है ये? ट्रांसड्यूसर है। अब ये ट्रांसड्यूसर करता क्या है? बेसिकली एंटीना जो होता है, अगर ये मैं एक एंटीना बना रहा हूं, सो ए एन टी का मतलब होता है एंटीना। मैं इसके इनपुट पे देता हूं क्या? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता हूं। क्या देता हूं? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता हूं। आउटपुट के ऊपर मुझे क्या करता है, ये एक ट्रांसफर वेव जनरेट करके दे देता है। इस ट्रांसफर वेव को हम लोग क्या कहते हैं? आरएफ वेव भी कहते हैं। जब आरएफ वेव भी कन्वर्ट कर जाता है तो आरएफ वेव को मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, यानी कि अगर इसने ट्रेवल करनी है आरएफ वेव को, सो इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाता है, ये एयर में भी ट्रेवल कर जाता है। सो एंटीना जो होता है किस तरीके से डिजाइन होता है, ये सब चीजें हम लोग आगे जाके देखेंगे। क्या पता मैं तुम लोगों से इसके प्रोजेक्ट में एंटीना वगैरह भी डिजाइन करवा लूं, लेकिन अब तक ये बताओ सरसरी तौर पर ये पता लग चुका है तुम्हें कि क्या चीज होती है, एंटीना क्या होता है, आरएफ वेव क्या होती है? यस जी सर। सर। अच्छा जी, अब लेट सपोज हमारे पास ये पेज नंबर 2 है, लेट्स गो विद अनदर पेज। तो जनाब हमारे पास दो शख्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये मैंने एक बॉक्स बनाया, ये एक और मैंने बॉक्स बनाया, ठीक है। ये बात कर रहा है, सो इस बात करने वाले को मैं क्या कह देता हूं? स्पीकर। और ये क्या है? सिंपल सिर्फ ये लिसन कर रहा है। क्या कर रहा है? लिसनर है, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में एक दूसरे से बात करनी है और इनके बीच में कोई वायर्ड कनेक्शन नहीं है, तो ये किस तरीके से बात कर सकते हैं आपस में एक दूसरे से? ये बात कर सकते हैं आरएफ वेव की मदद से। क्या है? आरएफ वेव की मदद से ये लोग आपस में एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। हमारे पास स्पीकर है, ये अपनी आवाज भेज रहा है, तो ये भेजने वाली चीज को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसमिट कहते हैं। यानी कि ये क्या है मेरे पास? ये स्पीक कर रहा है, यानी कि बात कर रहा है, सो इट्स ट्रांसमिटिंग इट्स वॉइस सिग्नल। सो ट्रांसमिट करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसमीटर कहते हैं। और जो रिसीव कर रहा है, ये सुन रहा है, इसको क्या कहते हैं? रिसीवर कहते हैं। अब ये जो रिसीवर है, इसकी जो सिम्बलाइजेशन होती है वो आरएक्स से होती है, और ट्रांसमीटर की जो सिम्बलाइजेशन होती है वो क्या होती है? टीएक्स से होती है। अब आप देख सकते हो, ये दो अदद आपके पास क्या है? ये दो अदद आपके पास एक वायर निकले हुए हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डायपोल कहते हैं। ये जो है एक तरह का हमारे पास डायपोल है, और ये डायपोल क्या होता है? बेसिकली ये एक एंटीना ही होता है। अब ये ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया। सिंस हमारे पास आरएफ वेव जो होती है हम देख नहीं सकते, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? इसकी इलिस्ट्रेशन जो होती है ना, वो हम इमेजिनेटिव तौर पर हम बताते हैं कि ये कुछ इस तरीके से सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा होता है। अब यहाँ आप गौर से देख सकते हैं, ट्रांसमिट तो यहाँ से कर रहा है, लेकिन सिग्नल क्या हो रहा है? आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते जाते क्या हो रहा है? फैल रहा है। सो ये एक प्रॉपर्टी होती है आरएफ वेव की कि ये जब हवा में प्रोपगेट करता है या किसी भी जगह पर आता है, तो ये क्या होता है? एक्सपैंड होता है या स्प्रेड होता है। सही है। सो ये एक प्रोसीजर है जो मैंने आप लोगों को बताना था। अब इसके अंदर हमारे पास
अब जैसे कि प्रोपेगेट कर रहा है, सो बेसिकली जो इसका एक, बल्कि रहने दो, ये वेव फ्रंट वगैरह तुम्हारे काम की चीज नहीं है। जो एक काम की चीज थी वो ये थी कि दो अदर रीजन होते हैं मेरे पास, एक कहलाता है नियर फील्ड, एक कहलाता है हमारे पास फार फील्ड। अब आपने अपने घर के वाईफाई की अगर हम बात करें, तो घर के वाईफाई के अंदर आपने देखा होगा कि एक एंटीना लगा हुआ होता है। राउटर में लगा। देखा होगा आपने, कुछ पुराने राउटर में एक एंटीना होता था, फिर उसके बाद दो एंटीना वाले राउटर आए, अब तीन एंटीना वाले राउटर आए, अब तो भाई चार का भी सुन रहे हैं कि चार वाला भी आ चुका है। एंड सो ऑन, पैसे जितने खर्च करते जाओ उतने एंटीना बढ़ाते जाओ। अब आपने देखा होगा, मैंने अपने घर में ये खुद महसूस किया है कि जब मेरे पास राउटर अब मेरे नीचे वाले कमरे में था, नीचे वाले फ्लोर में था, तो जब ऊपर जब सिग्नल आता था, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे सिग्नल क्या होता था, कम होता था, और फिर उसके बाद जब मैं बिल्कुल अपने सेकंड फ्लोर पे चले जाता था तो मेरे पास ऑलमोस्ट सिग्नल जो होता था बिल्कुल खत्म हो जाता था। एंड देन उसके बाद जब अपने टॉप फ्लोर, मतलब यानी कि छत पे चला जाता था, टॉप फ्लोर से ऊपर भी जब छत पे, तो बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आता था। सही। सो एंटीना के अंदर एक चीज होती है कि भाई सिग्नल लॉस हो जाना, सिग्नल क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, सिग्नल नहीं मिलते। ये आपने अक्सर औकात मोबाइल वगैरह में भी देखा होगा, ऐसा ही है। ये मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ आपकी रियल टाइम एप्लीकेशन के जरिए से। अब एंटीना का जो सिग्नल होता है ये बेसिकली रिसीव भी करता है, ट्रांसमिट भी कर रहा है। एंटीना की जो एक होती है क्या, एक खास किस्म की रेंज होती है। क्या होती है, एक रेंज होती है कि ये इतना एरिया, इसका क्या कवरेज एरिया है। ठीक है। जैसे जैसे मेरे पास कवरेज, जैसे जैसे मेरे पास, लेट सपोज अगर ये मेरे पास एंटीना है, ये मैं एक एंटीना आपके सामने बना रहा हूं, अगर मैं अभी यहां कहीं मौजूद हूं, सो यहाँ पे कोई मौजूद है, तो इसको क्या मिल रहे होंगे, पूरे सिग्नल मिल रहे होंगे। आपने अक्सर देखा होगा इसको, इस तरीके के सिग्नल मिल रहे होंगे, राइट। जैसे जैसे दूर होता जाऊंगा वैसे वैसे मेरे पास सिग्नल क्या हो जाएंगे। इसके पास अगर मोबाइल है तो ये सिर्फ दो बार्स आ रही होंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल सिग्नल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, यानी कि नो सिग्नल। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मेरे पास ट्रांसमीटर का और रिसीवर का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सिग्नल मेरे पास क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। सही है। अब ये इसकी क्या है, कोई ना कोई एक रेंज होंगी। ठीक है। सो ये जो चीजें होती हैं हमारे पास के सिग्नल और रिसीवर का आपस में जो डिस्टेंस कहलाता है, बेसिकली इनकी जो पूरी की पूरी एक क्या होती है, एक फील्ड कहलाती है। मतलब यहां से लेके यहां तक सिग्नल आपको मिलेगा, इसके बाद सिग्नल नहीं मिलेगा। तो यहां से लेके यहां तक क्या है, बिल्कुल एक इसकी फील्ड होती है। इसकी दो टाइप्स होती है, एक कहलाता है नियर फील्ड, दूसरा कहलाता है हमारे पास फार फील्ड। अब नियर फील्ड क्या है, नियर फील्ड का मतलब ये है कि हमारे पास वो एरिया, लेट सपोज ये मेरे पास क्या है, एंटीना है, और ये एंटीना क्या है, अपने चारों तरफ एक सिग्नल क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। सो मैं एक गोल दायरा बनाता हूं, इस गोल दायरे के अंदर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। सही है। इस एज के ऊपर बैठे हुए हैं। अब आपके पास सिग्नल पूरा मिल रहा है, इस एज पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और अगर आप एंटीना से करीब भी हो रहे हैं, यहाँ पर ये पॉइंट, सो दीज आर द मल्टीपल पॉइंट्स जहां पर आपको एंटीना की फुल पावर रिसीव हो रही है, और इस पॉइंट तक भी आपको क्या मिल रही है, फुल रिसीव पावर मिल रही है। लेकिन इसके बाद आप क्या करते हैं, जब इस पॉइंट पे आ जाते हैं, तो ये वो पॉइंट्स है सारे के सारे जहां पर आपको फुल पावर मिल रही है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या मिल रही है, लेस पावर मिल रही है। क्या मिल रही है, लेस पावर मिल रही है। सो ऐसा रीजन या ऐसी फील्ड जहां पर आपको उस रीजन के अंदर एंटीना की फुल पावर मिल रही हो, यानी कि such a region in which you are getting full power of antenna या transmitter, such region is called near field। याद रहेगा।
और इसी के बिल्कुल बरक्स क्या हो जाता है, वाइस वर्सा, अगर इसका बिल्कुल ही क्या हो जाता है, अगर उल्टा आ जाता है तो दैट्स कॉल्ड फार फील्ड। फार फील्ड वो रीजन होता है जहां पर आपके पास एंटीना की पावर क्या होगी, यकसा नहीं मिलेगी, हर पॉइंट के ऊपर क्या होगी, वेरी हो रही होगी, यानी कि इसका जो उलट होगा वो होगा फार फील्ड होगा, राइट। सो जैसा कि आप लोगों ने कहा कि आप लोगों ने एंटीना इससे पहले नहीं पढ़ा है, तो कुछ हम लोग बात करते हैं। एंटीना का एक फॉर्मूला है जो आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा। एक चीज होती है हमारे पास, जब हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम्स की बात करते हैं या आरएफ वेव की बात करते हैं, तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा। अपने मैट्रिक के अंदर या ओ लेवल्स के अंदर आपने, आपकी नजर से ये तो गुजरा होगा कि एक अदद चीज होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। और ये इसका होता है लैम्डा का कुछ ना कुछ एक हमारे पास रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप क्या होता है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमारे पास जो आर एफ वेव होती है उसकी कोई ना कोई क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी, उसकी कोई ना कोई क्या होगी, एक अदद फ्रीक्वेंसी होगी। सर एंटीना मैंने पढ़ा हुआ है। लेकिन बाकी लोगों ने तो नहीं पढ़ा ना। ओके सर, सही। सही है, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। अब ये वेवलेंथ क्या होती है, जिसने इस सवाल का जवाब दे दिया, एक क्विज के जो मार्क्स हैं उसके 50% मार्क्स होंगे, यानी कि 2 नंबर दूंगा। 10 तक गिनती गिनता हूं, कोई एक बंदा बता दे। 10, 9, सर क्रस्ट 8। और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। कितने क्रस्ट और कितने क्या? सर एक जो होता है वेव का। अच्छा, क्रस्ट कौन सा, पिज्जा क्रस्ट, थिन क्रस्ट, कौन सा वाला क्रस्ट है ये? नहीं नहीं सर, जो वेव के क्रस्ट होते हैं, जो जहाँ से वेव सर शुरू मैं होती है ब्लैक सर, जहाँ बाबू बैंड का। होती है। हाँ हाँ, बताए बताए मुनज़्ज़ा, बताएं, आप हो चुके हो, मास्कान भूल जाओ। सर जो बैंड्स होते हैं उनका एक कुछ लिमिटेड हिस्सा, जैसे एस बैंड और एल बैंड जो के आरएफ फ्रिक्वेंसी बैंड्स होते हैं, उनका कुछ लिमिटेड हिस्सा जो होता है वो वेवलेंथ कहलाते हैं। सॉरी, ये भी गलत है। हाँ भाई, कोई और तीसरा डिस्टेंस बंदा। बिटवीन मतलब वायरलेस सिस्टम के सर बीच में डिस्टेंस जो होता है। सर आइडेंटिकल डिफरेंस जो होता है दो वेव्स का, जो इक्वल डिस्टेंस होता है। चले जी, माशाल्लाह, बहुत सारे के सारे। मास खान बोलते बोलते रह गए, लेकिन नंबर किसी का नहीं मिलेंगे। तो ये हमारे पास आरएफ वेव जो होती है ना, ट्रांसफर वेव्स, इट ऑलवेज बी एन साइनोसॉइडल। ठीक है, इस साइनोसॉइडल वेव के अंदर एक अदद हमारे पास एक अपर पार्ट होता है जिसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, क्रस्ट नहीं कहते, दैट्स कॉल्ड क्रेस्ट। और एक होता है हमारे पास बॉटम पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं ट्रफ। उर्दू में इसको कहते हैं फराज, इसको कहते हैं नशेब, नशेबो फराज। अब बात करते हैं वेवलेंथ की। ये जो वेवलेंथ होती है बेसिकली एक वेवलेंथ, इट्स अ distance of a wave in which you can have one complete crest and one complete trough। एक crest और एक trough आ जाता है तो उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, हमारे पास जो आरएफ वेव होती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, हाँ जी, कोई किसी को कुछ वेलोसिटी का पता है? नहीं पता, चलो एज एक्सपेक्टेड। हमारे पास जो रेडियो वेव्स होती हैं, propagates in air and in 3 multiplied by 10। vacuum with the
स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो इसकी वेलोसिटी होती है दैट इज ऑल अराउंड 3 into 10 की पावर 8 8 मीटर मीटर पर सेकंड। पर सेकेंड, यानी कि सूरज की रफ्तार और रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो रफ्तार होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। अब ये जो लैम्डा होता है ना, लैम्डा प्लेज एन important role in terms of antenna designing, and field regions. एंटीना डिजाइनिंग के अंदर लैम्डा बड़ा इंपॉर्टेंट काम रखता है, यानी कि इसका बड़ी अहमियत है, बड़ी इसकी क्या कहते हैं अफादियत है इस लैम्डा की। और साथ ही साथ अगर एंटीना के मुझे कोई इसके फील्ड रीजन मालूम करने हैं तो उस सूरत में भी लैम्डा बड़ा एक इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल प्ले करता है। सो एक मेरे पास रेडियो सिग्नल है, एग्जाम्पल है मेरे पास, एक रेडियो सिग्नल है मेरे पास, रेडियो सिग्नल। इस रेडियो सिग्नल की एक अदद हमारे पास है वेवलेंथ, यानी कि इसका जो लैम्डा है दैट इज अराउंड 15 मीटर। सही है, 15 मीटर है। और हमसे पूछा गया है कि इस लैम्डा से हमारे पास जो इस रेडियो सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी। जल्दी से बताओ क्या होगी। मेरे पास अभी कैलकुलेटर मौजूद नहीं है। हाँ जी, लैम्डा 15 मीटर है, मुझे फ्रीक्वेंसी बताओ। 20 मेगा। कितना आ रहा है? 20 मेगाहर्ट्ज। सही है। सो अब आप यहाँ देख सकते हैं 20 मेगाहर्ट्ज का जो सिग्नल है, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो सिग्नल फ्रिक्वेंसी वो 20 मेगाहर्ट्ज है, राइट। अब जैसे जैसे वेवलेंथ, लेट सपोज इस वेवलेंथ को अब मैं क्या करता हूँ, लैम्डा को जो मैं करता हूँ वो 125 mm करता हूँ। तो अब मुझे बताओ इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। सर 2.4 गीगा। सो ये आपको पता लग गया कि भाई अब हमारे पास लैम्डा से हम लोगों ने क्या कर लिया कि भाई लैम्डा से हमारे पास क्या पता लग गया, 2.4 गीगाहर्ट्ज हमें ये पता लग गया। सही है। सो ये जो लैम्डा होता है, अब आप देख सकते हो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशनशिप किस तरीके का है। आप यहाँ कह सकते हैं कि इफ आई वांटेड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे मेरे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है लैम्डा क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। यही वजह है हमारे पास कि जब जब पुराने जमाने में फ्रीक्वेंसीज जो होती थी वो क्या होती थी, कम होती थी, उनके एंटीना क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, गीगाहर्ट्ज के अंदर बात कर रहे हैं। सो गीगाहर्ट्ज के होने की वजह से अब हमारे पास एंटीना जो हो गए वो इतने छोटे हो गए, और इतने ज्यादा छोटे हो गए कि अब वो हमारे पास छोटे से मोबाइल के अंदर भी आ सकते हैं। सो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आप लोगों ने अभी फाइंड आउट कर लिया बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द लैम्डा। सही है। ये जो भी अब तक हम लोगों ने बात की है, ये एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सिस्टम्स बाय माइक टूले के चैप्टर नंबर 1 में से हम लोगों ने
बात की है, राइट? सर एक बात बोलनी थी कि यहाँ पे जो है ना, जी जो ये मतलब इसका जो आंसर आया जो आपने लास्ट टाइम पूछा था 125 से अगर लैम्डा जी 125 हो तो ये 2.4 गीगा वो मेगा हर्ट्ज आ रहे हैं क्योंकि इसमें 6 नहीं, जीरोस गीगा आ है। रहे हैं। नहीं नहीं अच्छा नहीं नहीं, असल में मैं बताता हूँ, इसमें होता ये है कि आपने 125 लिखा है मैंने, सही है। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 0.125 मीटर्स हो जाएगा ये। जब आप इसके जरिए से फाइंड आउट करोगे तो ये 2.4 गीगा ही आएगा। सिंस मैंने 2.4 गीगाहर्ट्ज के एंटीना डिजाइन किए थे और मुझे ये वैल्यू पता थी लैम्डा की, तो ये मैंने इसी वजह से आपको बता दिया। सही। सही है, तो इसका आंसर 2.4 गीगाहर्ट्ज ही है। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। क्या कि हमारे पास एटमॉस्फेयर, अब हमारे पास ये जो भी सिग्नल है, हम लोग हैं दुनिया के ऊपर, तो लाजमी सी बात है ये एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास ये सिग्नल्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे होंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो क्या कहना चाहिए, जो हमारे पास, लेट सपोज ये हमारे पास वो गोल दुनिया है जहां पर हम लोग क्या कह रहे हैं रहते हैं। मेरा सर्कल जो है वो थोड़ा सा खराब है, सो डोंट वरी, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि ये अगर मैं जमीन है मेरी, इस जमीन से जितना मैं आसमान से ऊपर चला जाऊंगा तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास एयर है मौजूद, यानी कि इस सरफेस से जितना ऊपर चलता जाऊं उतने हमारे पास क्या आते हैं, ऑर्बिट्स आते हैं। और ऑर्बिट बेसिकली है क्या, वो बेसिकली एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं। कहीं पर आपको ऑक्सीजन मिलेंगे, कहीं पे क्लाउड्स मिलेंगे, कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा तो वैक्यूम मिलेगा, ओजोन लेयर भी वहां पर होती है। तो मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास क्या होती है, लेयर होती हैं। अब इस एटमॉस्फेरिक की जो हमारे पास बेसिक क्या होती है, वो तीन क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, या तीन तरह के ऑर्बिट्स होते हैं जब हम नेविगेशन की बात करते हैं। सो पहला कहलाता है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, यानी कि ये एक ऑर्बिट होगा इतना। एक और ऑर्बिट होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। और एक और हमारे पास क्या होगा, ऑर्बिट होगा जो कि क्या होगा, आइनोस्फेयर कहलाएगा। यानी कि ये आई हो गया, ये एस हो गया, ये टी हो गया। ये कहलाता है आइनोस्फेयर, जो कि बहुत टॉप पर होता है। आइनोस्फेयर की स्पेलिंग जो होती है वो आइनो, SPHER, ये होता है। फिर उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फेयर। सो इसकी स्पेलिंग होती है STRATOSPHER। और फिर उसके बाद होता है ट्रोपोस्फेयर। सो दैट इज कॉल्ड TROPOSPHER। सही। अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रोपोस्फेयर की। अब जमीन से हवा के बीच में एक खास तौर पर एक डिस्टेंस होता है, यहां तक का डिस्टेंस जो कहलाता है दैट्स कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। नॉर्मली जो डिस्टेंस होता है ये ऑलमोस्ट अराउंड हमारे पास होता है 18 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है ये। यानी कि जमीन से लेके हवा आसमान की ऊंचाई, यानी कि इतनी ऊंचाई तक का ये जो डिस्टेंस कहलाता है ये कहलाता है ट्रोपोस्फेयर रीजन कहलाता है। और इसकी जो यहां से लेके यहां तक की जो हाइट होती है वो कहलाती है, इतनी होती है, मैक्सिमम 18 किलोमीटर होती है। सही। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक रीजन और होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ये जो होता है जमीन से लेके ये रीजन यहां से लेके यहां तक की जो रेंज होती है वो कहलाती है ऑलमोस्ट अराउंड 70 to 75 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, ग्राउंड लेवल से जो हमारे पास आता है। उसके बाद एक और हमारे पास डिस्टेंस होता है जो कि कहलाता है आइनोस्फेयर। और ये ऑलमोस्ट जो डिस्टेंस होता है आइनोस्फेयर का, ये वेरी करता है। ये वेरी कितना करता है, ये 300 किलोमीटर से क्या होता है, अबव होता है। अब इन एटमॉस्फेयर्स को डिस्कस करने की जो वजह है वो सिर्फ इतनी सी है कि हमारे पास बेसिकली RF वेव जो होती है वो कहां पर, अभी मैं जिस तरीके से बताऊं आपको, ये समझो मेरे पास ये सरफेस है,
ये मेरे पास वो कोई बेस स्टेशन है, इस बेस स्टेशन के आगे एक अदद अगर क्या लगा हुआ है, ये मेरे पास एक अदद पैराबोलिक डिश एंटीना है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, रेडिएशन फेंक रहा है ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, सही है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली ये जो एंटीना है ये फेंक रहा है, और ये मेरे पास जो है बेस स्टेशन है, ये क्या है, बेस स्टेशन है, सही। अब हमारे पास जो अर्थ की सरफेस होती है वो क्या होती है, कर्वेचर के अंदर होती है। ये बिल्कुल सीधी फेंक रहा है, क्या कह रहा है, ये जो वेव्स फेंक रहा है वो सीधी फेंक रहा है। सो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर ये सीधी वेव फेंक रहा है तो ये इसको क्या हो रही है, इस बेस स्टेशन को क्या है, रिसीव भी ना हो, ये इसको रिसीव भी ना हो। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूं, इसकी डायरेक्शन थोड़ी ऊपर की तरफ टिल्ट कर दूं, सो आरएफ वेव जो होती है वो स्लाइटली क्या होती है, इन ऑर्बिट्स के साथ थोड़ी सी क्या होती है, बैंड्स होती है, क्या होती है, बैंड होती है, जिसकी मदद से आप एक बहुत बड़ा कवरेज एरिया आप लोग क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, सही है। कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो अर्थ की सरफेस के साथ ट्रेवल करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि क्या ऊपर आसमान में जाती हैं और जो ट्रोपोस्फेयर से टकराकर वापसी नीचे आती हैं। कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जो हमारे पास आयनोस्फेयर से जाके क्या होती है, टकरा के नीचे आ जाती है। तो ये मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा था, वो किस तरीके से बताऊं, बता देता हूं। उससे पहले अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये है ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इसके पास पहुंच नहीं रही, क्यों, क्योंकि ग्राउंड कर्वेचर की वजह से हमारे पास ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ चुका है। सो ये जो भी हिस्सा कहलाता है, ये थोड़ा सा क्या कहता है, इसको ब्लाइंड जोन कहते हैं। मतलब ये जो जगह होती है ना, ये कहलाती है ब्लाइंड जोन कहलाती है। यानी कि ये वो कवरेज एरिया जहां पर आपका ये, अगर मेरे पास रेडार है तो ये रेडार इस एरिया को कवर ही नहीं कर सकता। सो जो एरिया कवर नहीं कर सकता उसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड जोन कहते हैं। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि अभी जो नई आल्टो आई है, नई आल्टो, उसके अंदर थोड़ा सा जब आप गाड़ियों को देखना चाहते हो तो उसमें एक छोटा सा स्पॉट होता है जहां से आपको गाड़ियां नहीं दिखती। सो वो उसके अंदर क्या कहलाता है, एक ब्लाइंड जोन कहलाता है। ये ब्लाइंड जोन आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, जैसे कि यहाँ मौजूद है। अब हमारे पास आरएफ वेव जो होती है ना, इन वेव की और मजीद कैटेगराइजेशन होती है, ठीक है। दो तरह की हमारे पास कैटेगराइजेशन होती है कि ये जो आरएफ वेव होती है, इनकी दो टाइप्स हैं। वो दो टाइप्स क्या है, ये एक आदत होती है हमारे पास ग्राउंड वेव्स होती है, एक कहलाती है हमारे पास स्पेस वेव्स कहलाती है। ग्राउंड वेव क्या होती है, ये मैं थोड़ी सी आपको डायग्राम अगर दिखाऊं सही तरीके से। सो बुक अगर आपके पास मौजूद है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मौजूद तो मैं करता ये हूं कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक अदद मेरे पास बुक है। इस बुक के अंदर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये हमारे पास एक रिसीविंग एंटीना है, ठीक है। कुछ वेव्स जो होती हैं वो अर्थ के कर्वेचर के साथ क्या करती है, ट्रेवल करती है। ऐसी वेव्स जो कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं, ग्राउंड वेव कहलाती हैं। लेट सपोज अगर मेरे पास बाहर ऑर्बिट से बाहर, अर्थ के एनवायरनमेंट से बाहर हमारे पास कोई अगर सैटेलाइट ट्रेवल कर रहा है तो वो सैटेलाइट भी एक सिग्नल ट्रांसफर करती है जो कि हमारे पास एक रिसीविंग एंटीना को मिल जाती है। सो उस तरह की जो वेव वहां पर इस्तेमाल कहलाती हैं वो कहलाती हैं स्पेस वेव्स कहलाती हैं। और कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो हमारे पास कभी ट्रोपोस्फेयर से टकराकर इससे लगती हैं, और कुछ ऐसी होती है आयनोस्फेयर से टकराकर एंटीना पे आती हैं। अब ये ट्रोपोस्फेरिक पाथ, आयनोस्फेरिक पाथ, ग्राउंड वेव और स्पेस वेव, अब ये आती किस तरीके से है, ये बेसिकली आती हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, तो अगर बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, लेट सपोज ये मेरे पास एक पैराबोलिक ये डिश एंटीना है, इससे जो सिग्नल ट्रांसफर होता है वो 50 गीगाहर्ट्ज या 60 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल होता है। ये 60 और 50 गीगाहर्ट्ज का जो सिग्नल हो रहा है, डायरेक्ट क्या होता है, सैटेलाइट लिंकअप कर सकता है, यानी ये सैटेलाइट से बिल्कुल आपस में कनेक्ट होता है। और कुछ वो हमारे पास किलोहर्ट्ज के सिग्नल होते हैं। किलोहर्ट्ज के सिग्नल क्योंकि ग्राउंड वेव ग्राउंड पे ट्रैवल करते हैं, सो उनको हम लोग ग्राउंड वेव कहते हैं। सो बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी, आपने अगर आपको एक डिजाइन इंजीनियर हो और आपने क्या करना है, कम्युनिकेशन करनी है बिटवीन डू थिंग्स, और क्या पता आपने उस रेंज वगैरह ये सब चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजें डिजाइन पर्सपेक्टिव में बड़ी इस्तेमाल होती हैं कि आपने फ्रीक्वेंसी कब बढ़ानी है, कब कम करनी है, रेंज कब बढ़ानी है, ये सब चीजें डिजाइन फेज में इस्तेमाल होती है।
उम्मीद है कि आपको ये सब इतना कुछ समझ में आ चुका होगा। हेलो, कोई सवाल अब तक किसी का? नो सर। नो सर। सही, ठीक है। सो खैर, चैप्टर नंबर 1 में से अब तक तो इतना ही है। इसके अलावा मैं आप लोगों को नहीं करवा रहा क्योंकि ये जो है मतलब इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो हम जरूर करेंगे। अब इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हैं एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज को आप खुद ही अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जैसे कि लेयर्स वाले जो हैं ये काम के नहीं है, कुछ काम के हैं, तो जो काम के हैं वो देख लीजिएगा। अब इसमें कुछ ऐसे हैं जिनके काम मतलब मैंने पढ़ाया नहीं है, तो वो जरा देख लीजिएगा भाई। कुछ है कुछ नहीं है। अब जैसे कि मैंने अभी तक जितने भी टॉपिक्स करवाए ना, इससे रेलेवेंट जो हैं, अगर आप लोगों ने न्यूमेरिक ये इसके एमसीक्यूज देख लो तो बहुत अच्छी बात है। अब ये एमसीक्यूज वगैरह का फायदा क्या है? फायदा इस वजह से है कि जो नेविगेशन सब्जेक्ट है ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है, और मोस्टली आप सारे के सारे हैं एवियोनिक्स इंजीनियर। सो बीइंग एन एवियोनिक्स इंजीनियर, इफ यू ट्राई टू अप्लाई इन एन एवियोनिक्स फर्म, सो दे वुड रेलेवेंटली आस्क यू अबाउट योर इलेक्टिव्स। और इलेक्टिव्स के अंदर बेसिकली वो जो आपसे सवाल पूछते हैं वो एमसीक्यूज पूछते हैं कि भाई ये नहीं होता तो क्या होता है, ऐसे करोगे तो क्या होगा, ऐसे नहीं करोगे तो क्या होगा। सो ये जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताए हैं, ये इंटरव्यू में बड़े मददगार साबित होते हैं। सो इनको जरूर देख लीजिएगा भाई, बड़ी ये काम की चीजें हैं। मेरे ख्याल से अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। कल एक चीज बतानी थी मैंने कि कल है एसडीबी प्रेजेंटेशंस, तो मैं तो क्लास नहीं ले पाऊंगा कल वाली। कोशिश मैं ये करूंगा कि मैं घर आके क्लास ले लूं, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि कल आप लोगों से मैं क्लास वगैरह की ले लूं, आपको आप लोगों की क्लास। कल जो हम लोग सवाल कर मतलब चैप्टर करेंगे वो चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 2 एंटीनास, जिसके अंदर हम लोग एंटीना डिजाइन किस तरीके से करते हैं वो हम लोग देखेंगे। अब तक के लिए खैर इतना ही, तो ऑफ करते हैं। अगर अब तक जितनी भी चीजें हो चुकी है उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझसे पूछो। सर जी, सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। ओके। सर जो सबसे पहले आपने जो है वो OSC CMOS बताया था, OSC CMOS। जी 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 सर इसमें OSC जो है वो मतलब इसकी फुल फॉर्म है कुछ, या फिर मतलब ये जी, OSC मतलब क्या? ऑसिलेटर कहते हैं, ऑसिलेटर ऑसिलेटर कहते हैं इसे। ओएससी बेसिकली इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ऑसिलेटर होता है बेसिकली ये वेव जनरेटर होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑसिलेटर्स अपने लीका के अंदर, तो ये वही वाला ऑसिलेटर ही है। सर और एक और सवाल मेरा ये है कि एक आपने बताया था रेडियो MSG और OSC को मर्ज करते हैं तो मॉड्यूलेटर में उसकी वेव्स आती हैं, जी 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 जी, तो मैसेज ये सिग्नल इसको ऐड और करते हैं, ऑसिलेटर को। जी इनको ऐड करते हैं। नहीं, ये सुपर इम्पोजिशन होती है, एक के ऊपर एक। बेसिकली सिग्नल सिस्टम के अंदर होता है। मॉड्यूलेशन में आप लोगों को मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा, क्योंकि अगर मैंने मॉड्यूलेशन स्टार्ट कर दी, बेसिकली इस कोर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, नेविगेशन है। एक तो नेविगेशन के अंदर हमारे पास जो आती है ना, सबसे पहले हम लोगों को अर्थ का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना वो पता होना चाहिए, तो नेविगेशन वहां से स्टार्ट होती है। अब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? बेसिकली अगर मेरे पास, मैं आप लोगों को यहाँ पर इस तस्वीर में दिखाऊं, तो अर्थ का जो ग्लोब है वो कुछ किस तरीके से है तो ओवल शेप, लेकिन हम लोग गोल तस्वुर करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास दो पोल्स कहलाते हैं, एक कहलाता है नॉर्थ पोल, दूसरा कहलाता है साउथ पोल। नीचे वाला क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है? साउथ होता है सर। साउथ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल होता है। अब यहाँ पर आपको पता है नॉर्थ पोल पे क्या होता है? आर्टिक। नीचे क्या है? अंटार्कटिका। सही है।
अब मेरे पास ये तो आपको 2D के अंदर दिख रही है, लेकिन बेसिकली है क्या ये, एक बॉल नुमा चीज है ना। सो ये बॉल नुमा चीज किस तरह की चीज होती है, इट्स अ 3D। एक इसका ये वर्टिकल एक्सिस होता है, एक इसका क्या होता है, ये वाला एक्सिस होता है, और एक इसका ये वाला एक्सिस होता है, राइट। अब आप इस पूरी दुनिया के अंदर लेट सपोज यहाँ कहीं मौजूद हो, अगर मैं इस पॉइंट पे मौजूद हूं तो इसका एक्स एक्सिस से भी कोई ना कोई एक नापता, यानी कि जब मैं, ये मेरे पास एक पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर इसकी इसकी अगर मुझे लोकेशन मालूम करनी है, सो लेट सपोज ये मेरे पास एक स्मॉल ए है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, कुछ इस तरीके से इसकी लोकेशन होगी, सही है। सो ये कोऑर्डिनेट के तहत अपनी पोजीशन को जानना इज व्हाट नेविगेशन। हम लोग गाइडेंस जो लेते हैं ना, बेसिकली डायरेक्शन, कि हाँ भाई यहाँ मुड़ जाओ, यहाँ आ जाओ, इस किलोमीटर से यहाँ से दाएं जाने, सो दैट्स कॉल्ड गाइडेंस। ये जो गाइडेंस आती है ना, इनका जो दूसरा नाम होता है, गाइडेंस जो आती है वो हमेशा नेविगेशनल एड्स की मदद से आती है। ये क्या आती है, नेविगेशनल एड्स कहते हैं। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी या सुनी होगी, एटीसी। एटीसी का मतलब क्या होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता क्या है, बेसिकली वो एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर जो ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास एक रनवे है, इस रनवे के ऊपर मेरे पास एक एयरक्राफ्ट वैसे ही क्या हो रहा है, एक लैंड कर रहा है, एक और एयरक्राफ्ट आता है, ये मेरे पास समझो ये एयरक्राफ्ट है, ये लैंड कर रहा है, कुछ मेरा एयरक्राफ्ट भी ऐसा ही है, ये लैंड करने की कोशिश कर रहा है। एक और एयरक्राफ्ट आ जाता है मेरे पास जो कि क्या आता है, वो भी लैंड करना चाहता है, सही है। अब ये दोनों एक साथ बैक पर लैंड तो कर नहीं सकते। एटीसी क्या करेगा, इस ट्रैफिक को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वो इसको कहेगा कि भाई तुम रुक जाओ, तुम आपस में आगे पीछे कहीं गोल घूमते रहो, पहले इसको उतरने दो। वंस ये उतर जाएगा, रनवे क्लियर हो जाएगा, देन फिर मैं तुम्हें उतरने की इजाजत दे दूंगा, सही है। सो ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट किस तरीके से कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं हमारे पास, ये एक वो होता है रेडियो नेविगेशन कहते हैं इसको। जिस तरीके से मोबाइल फोन होता है, जिस तरीके से रेडियो टावर, हाँ रेडियो की मदद से ये आपस में एक दूसरे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और रेडियो टावर होता है इनके पास। तो ये आपस में कुछ एंटीनास लगे हुए होते हैं, वहां से सिग्नल जाता है, वो बोलते हैं फला फला फला। सो जितनी भी नेविगेशनल एड्स होती है ना, वो सारी की सारी किस पे चलती है, रेडियो पे चलती हैं। वंस ये रेडियो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, तो तमाम की तमाम जितनी भी नेविगेशनल एड्स है ना, वो हम कंप्लीट कर देंगे, सही है। गाइडेंस वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, हम लोग जाएंगे फिर नेविगेशन की तरफ, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ। बेसिकली ये जो बुक है हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर अगर मैं यहाँ देखूं, ये मेरे पास बुक है, ये बुक के अंदर हमारे पास ये आ जाता है इंट्रोडक्शन, हम ये कर चुके हैं। एंटीना रेडियो से रिलेटेड है, ट्रांसमीटर ये भी रेडियो है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज आरएफ वगैरह, एएम क्या होता है, एफएम क्या होता है, ट्यून ऑसिलेटर वगैरह वगैरह वगैरह, सही है। देन उसके बाद अगेन वीएचएफ कम्युनिकेशन, अगेन ये उसका पार्ट आ गया, किसका, आरएफ वाला, आरएफ मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी, एचएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी, फ्लाइट डेक ऑडियो सिस्टम, ये भी ऑलमोस्ट वही होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, ईएलटी इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर रेडियो फ्रीक्वेंसी, एयरक्राफ्ट नेविगेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी, एडीएफ ऑटोमेटिक डायरेक्शन फाइंडर, ये भी रेडियो फ्रीक्वेंसी। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड विद रेडियो नेविगेशन। सो पहले हम लोग ये वाला जो पोर्शन है, ये सारा का सारा हर चीज में से कुछ कुछ चीजें लेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। वंस वी हैव कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स, देन वी विल गो टू द नेविगेशनल सिस्टम। कि दुनिया जो होती है उसमें एक होता है लैटिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड होता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा कि भाई अपनी पोजीशन पता और लेट लॉन्ग के अंदर, देन वो जो लेट लॉन्ग होता है हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। देख सकते हैं एरिया नेविगेशन, आईएनएस, ये जो है ना इनिशियल नेविगेशन सिस्टम, ये है वो नेविगेशन वाला पार्ट, ये आईएनएस, जीपीएस, जीएनएसएस, वेदर रडार, एटीसी, और फिर ये ट्रैफिक अलर्ट एंड कोलिजन, इसको टी कैस कहते हैं। सो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके अंदर तकरीबन 22 चैप्टर हैं, हम 22 के 22 चैप्टर नहीं करेंगे, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ना और जिनके सवाल जवाब आज से पूछे जा सकते हैं, हम उनको देखेंगे। तो उम्मीद है कि कोर्स के बारे में आप लोगों की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ।
नो सर अभी तक तो नहीं है। चले जी, तो कल का भाई क्या रहेगा? कल हम लोग कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि कल वो एसडीपी प्रेजेंटेशंस है ऑन कैंपस। सो वंस मैं वहां से फ्री हो गया तो देन मैं घर पर आके आप लोगों की क्लास लूंगा। वो हुआ तो मैं 3:30 बजे तक क्लास लूंगा, ठीक है? 3:30 बजे से स्टार्ट करेंगे। ओके किसी को सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर शायद मैं थोड़ी नो सर। लेट हो जाऊँ क्लास में। कोई मसला नहीं है। मैं अपने ये यूट्यूब चैनल के ऊपर ये जो आज की रिकॉर्डिंग है मैं अपलोड कर लूंगा। आज की वैसे इतनी कोई खास चीजें हैं नहीं, लेकिन ये है कि अगर ये चीजें भी सही तरीके से नहीं समझी तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर खैर मेकअप सेशन भी लेने। हाँ तो मैं कह रहा था जब आप रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना वो चैनल पे तो उसका लिंक शेयर कर दिएगा बस। साईं, आपने करना ये है कि मेरा जब पहली दफा मैं उसका लिंक शेयर करूंगा तो आपने वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। मैं फिर बार बार आपका उसको लिंक नहीं शेयर करूंगा, सही है? प्लेलिस्ट होगी, वहां पर आपके पास सारी की सारी वीडियोस जो होंगे ना वो अपलोड होती रहेंगी। मैं एक दफा लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है? साथ बात कर रहे हो ना? जी जी सर जी। चलो ठीक है फिर। ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।